रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त बलदेव चौधरी एक बार स्वागत करता हूं आपका बॉन्डलेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबके बीच हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम आप लोगों के लिए जो है वो करेंट अफेयर्स की कक्षाएं लेकर के आ रहे हैं, जो कि मॉर्निंग में 7 बजे से रहेंगी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अब हमारा वक्त हो गया है हमारे इम्तिहान का, हमारी सीरीज को शुरू करने का। जैसा कि थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी पहली क्लास है और यहां से अब हम जो है आपकी रेगुलर क्लासें लेकर के चलेंगे, जिसमें बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। तो जो साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी के लिए गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। क्लास को शेयर करते रहना मेरे भाइयों। मैं आप लोगों की जो क्लास है उस क्लास की शुरुआत करता हूं। ये देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कई रेलवे सेक्शनों में लागू किया गया कवच संस्करण। बिल्कुल गुरुजी, कवच कौन से वाले कवच की बात कर रहा है दोस्तों? तो आप कहोगे कि सर कवच 4.0, इसको किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन क्या क्या दिए हैं हमारे लिए? ऑप्शन दिए गए हैं कि विदेश में विकसित सिग्नल सॉफ्टवेयर जिसे भारतीय रेलवे ने अपनाया है। अच्छा चलो ठीक है। ऑप्शन बी कहता है कि स्वचालित किराया संग्रह और यात्री सूचना प्रणाली। अगला कहता है कि भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। और अगला कहता है कि केवल बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में उपयोग की जाने वाली हाई स्पीड रेल तकनीक। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि ये जो है मेरे दोस्तों, जिसका नाम दिया गया है कवच 4.0। याद रखना, ये कवच 4.0 कोई स्टेशनों पर किराया भुगतान के लिए नहीं बनाया गया है। याद रखना, इसे सूचना देने के लिए नहीं बनाया गया है। ये जो आपका कवच 4.0 है, इसे बनाया गया है कि हमारी जो रेल से संबंधित दुर्घटनाएं होती हैं, क्या होती हैं? आप कहोगे कि सर रेल से संबंधित दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवच 4.0 तैयार किया गया है। यदि कोई ड्राइवर, कोई लोको पायलट रेलगाड़ी चलाता है तो याद रखना इसका काम रहेगा उसमें ब्रेकों को मेंटेन करना। इसका काम रहेगा कि रेलगाड़ी जिस पथ पर, जिस रास्ते पर चल रही है, वहां पर दोस्तों सिग्नलों को देखना। यदि मान के चलो ड्राइवर का सिग्नल पर ध्यान नहीं गया, आगे जाके कोई घटना घटित हो गई, तो याद रखना उस सिग्नल को पढ़ने का काम करेगा कौन? कवच 4.0। या फिर मान के चलो कभी कभी गलत सिग्नल का उपयोग कर लिया, सामने से कोई रेलगाड़ी आ रही है, तो उस रेलगाड़ी के आने की पहले ही हमें सूचना दे देगा कि अब यहां से 4 किलोमीटर आगे, 3 किलोमीटर आगे दुर्घटना होने वाली है। तो इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या तैयार किया है? कवच 4.0 जो है उसे तैयार किया गया है। तो देखो यहां पर मैं आपको लिए लेकर के भी आया हूं कि कवच भारतीय रेलवे स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। याद रखना, ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की पूरी तरह से भारत में बनी हुई एक सुरक्षा प्रणाली है। यह एक डिवाइस है। क्या है मेरे दोस्तों? ये एक डिवाइस है, याद रखना, जो ट्रेन के इंजन के अलावा रेलवे के रूटों पर भी लगाई गई है। अच्छा ठीक है, बड़ी बढ़िया चीज है सर। ये दो ट्रेनों की टक्कर को रोकने का काम करेगा और रफ्तार को नियंत्रित करने का काम करेगा। अब आप देखो कि गुरुजी मान के चलो कि दो ट्रेनें हैं, उनमें आपस में एक्सीडेंट हो सकता है, टकराव हो सकता है, तो उसको रोकने का काम करेगा। सिग्नल पासिंग और डेंजर स्थिति को रोकने का काम करेगा। बिल्कुल गुरुजी, कि मान के चलो सिग्नल है, उन सिग्नलों को पढ़ने का काम करेगा कि आखिरकार कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो रही है। आमने सामने, पीछे से और साइड से टकराव की स्थिति का पता लगा करके उन्हें रोकने का काम करेगा। आमने सामने आने से 3 किलोमीटर पहले ही आपकी ट्रेन रुक जाएगी। यदि एक ट्रेन इधर से आ रही है और उसी रूट पर एक ट्रेन इधर से आ रही है, यदि इनमें दुर्घटना होने की संभावना है, तो ये जो ट्रेन है ना, ये अपने आप स्वतः ही कब रुक जाएगी? आप कहोगे कि सर 3 किलोमीटर पहले ही ये जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन रुक जाएगी। तो देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था है।
आप कहोगे कि सर बिल्कुल बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इसके अलावा लोको पायलट को सिग्नल प्रदान करता है जिससे कोहरे में ट्रेन संचालित संभव हो जाए। तो आप कहोगे कि सर विदेशों में इसे विकसित नहीं किया गया है, स्वचालित किराया संग्रह का ये काम नहीं करेगा। भारत की स्वदेशी रेल चालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। केवल बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में नहीं, याद रखना गुरुजी, इसको तो सभी ट्रेनों के लिए काम में लिया गया है। तो जिन मेरे दोस्तों का ऑप्शन नंबर सी रहा है उनका आंसर बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। तो सभी साथी जुड़ जाइएगा और एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें मेरे प्रिय दोस्तों। बिल्कुल स्वीटी चौधरी, बिल्कुल नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे। ये देखो अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच रखता हूं। ये लो मेरे प्रिय दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, और याद रखना परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इस पर तो मैं इंपोर्टेंट भी लिख देता हूं मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा कि 30 जनवरी 2026 को, देखो बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं। 30 जनवरी 2026 को अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने, किसके मेरे दोस्तों, आप कहोगे कि सर सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वच्छता, बिल्कुल गुरुजी, ये जो आपका अधिकार है इसको किस संवैधानिक प्रावधान से जोड़ा गया है? बिल्कुल हमारी माता, हमारी बहनें जिस मासिक धर्म की पीड़ा को सहन करती हैं, और ये जो मासिक धर्म स्वच्छता का जो अभियान है कि गुरुजी इसमें हमें किस तरीके से साफ सफाई रखने की आवश्यकता होती है, तो इसको किस संवैधानिक प्रावधान में जोड़ा गया है? क्या इसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार। आपने यदि आर्टिकल पढ़े हो, यदि आपने संविधान पढ़ा हो, तो उस संविधान के अंदर मेरे लल्ला इसमें बताया जाता है कि अनुच्छेद 14 के अनुसार संविधान की नजर में हम और आप सब एक समान हैं। एक समान का मतलब है कि गुरुजी चाहे हम किसी भी जाति के हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, चाहे हम किसी भी लिंग से गुजरते हैं, चाहे गुरुजी हम कहीं के भी रहने वाले हैं, कानून की नजर में हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम सब कानून की नजर में कैसे हैं? एक समान है। इसके अलावा गुरुजी अनुच्छेद 15 कहता है कि भेदभाव का निषेध, बिल्कुल हमें किसी के साथ में जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, निवास स्थान, इसके आधार पर क्या नहीं करना है? भेदभाव नहीं करना है। अनुच्छेद 19 कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार। आपने देखा होगा अनुच्छेद 19 में हमें विभिन्न प्रकार की आजादियां दी गई हैं, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। बिल्कुल गुरुजी विभिन्न प्रकार की आजादी है। अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। चलो ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि 30 जनवरी 2026 के दिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा फैसला आया है। फैसला ये आया है कि मेरे दोस्तों की मासिक धर्म स्वच्छता का जो अधिकार है इसको किस संवैधानिक प्रावधान में जोड़ा गया है? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इसे जोड़ा जाएगा अनुच्छेद 21, और अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल ये देखो मैंने आपके लिए बताया है कि मासिक धर्म की स्वच्छता अब बन गया है हमारा मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में? तो आप कहोगे कि सर अनुच्छेद 21 के अंदर। क्या क्या बातें हैं आपको वो भी बातें याद रखनी है। 30 जनवरी 2026 डेट जरूर याद रखिएगा मेरे मुन्ना, 30 जनवरी 2026 मासिक धर्म स्वच्छता जीवन के अधिकार का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। किसका? जीवन के अधिकार का, या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य क्या बन गया है? हिस्सा बन गया है। इसके तहत देखो सभी स्कूलों में, हमारे जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हैं यानी कि सरकारी हैं, इनमें मुफ्त में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन और स्वच्छ लिंग आधारित शौचालय अनिवार्य कर दिए हैं। एक तो मेरे दोस्तों जो सैनिटरी नैपकिन पैड होते हैं वो फ्री बांटे जाएंगे, और याद रखना कहां से कहां तक? तो आप कहोगे 6 से लेकर के 12वीं तक की कक्षाओं की छात्राओं को। याद रखना 6 से लेकर के 12वीं तक की जो छात्राएं होती हैं उन छात्राओं को ये जो है बिल्कुल निःशुल्क बांटे जाएंगे। और क्या होगा
आप कहोगे कि सर स्वच्छ लिंग आधारित शौचालय अनिवार्य है, जरूर होने चाहिए। कक्षा 6 से 12वीं तक स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति पूरे भारत में लागू कर दी गई है। प्राइवेट स्कूलों के द्वारा पालन न करने पर मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान है। यदि कोई प्राइवेट स्कूल इसकी पालना नहीं करता है, यदि कोई प्राइवेट स्कूल इन नियमों पर खरा नहीं उतरता है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि उसकी मान्यता को क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि गरिमा, स्वास्थ्य, गोपनीयता, समानता सुनिश्चित करने के लिए ये बहुत अच्छा एक ऐतिहासिक फैसला हमारे बीच में रहा है। तो क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी। तो मासिक धर्म स्वच्छता का अधिकार अनुच्छेद 21 याद रखना। कौन सा याद रखना? अनुच्छेद 21। क्लियर है? बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो हमारा अभी आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है 2025-26 का, इसके अनुसार मेरे दोस्तों हमारी जो FY26 में भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी जो है उसमें हमने कितने की वृद्धि दर्ज की है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, छपने वाला प्रश्न है, इंपोर्टेंट डाल देना। ये देखो मैं जीडीपी से संबंधित कुछ डेटा आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। एक बार इस डेटा को जरूर देख लेना और मैं तो ये कहूंगा कि इस डेटा में से जरूर आपको कहीं ना कहीं पर एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखो क्या कहता है, ये अपनी जीडीपी है। बिल्कुल गुरुजी, ये हमारी जीडीपी हो गई। 2022-23 की बात करें तो हमारी जीडीपी थी 7.6 और वही 2023-24 की बात करूं तो ये बढ़कर के हो गई थी 9.2। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि 24-25 में हमें कमी देखने को मिली है और मेरे मुन्ना ये रह गई थी 6.5। वही मैं इस साल की बात करता हूं तो इस साल आपकी जीडीपी है, आप कहोगे कि सर 7.4। कितनी है मेरे दोस्तों? 7.4 है। अगली साल की अनुमानित बताई गई है कि अगली साल की जो अनुमानित जीडीपी रहेगी वो रहेगी 6.8 से 7.2 के बीच में। लेकिन याद रखना 2025-26 की तो आपको याद रखनी ही है मेरे दोस्त। इस साल की हमारी जीडीपी रही है कितनी? 7.5। अब आप खुद देख सकते हो कि सर इसमें हमें प्लस है, यानी कि गुरुजी 6.5 थी। कब? आप कहोगे कि सर 2024-25 में, और आप देख पा रहे हो 2025-26 में कितनी हो गई? आप कहोगे कि सर 7.4 हो गई। तो याद रखना हमें क्या देखने को मिली है? आप कहोगे कि सर हमें वृद्धि देखने को मिली है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि लगभग यदि हम आपके सामने निकालते हैं तो हमें 1.1% की, या फिर याद रखिएगा आप कहोगे कि बिल्कुल गुरुजी हमें यहाँ पर वृद्धि जो है वो देखने को मिली है, तो यहाँ पर आपकी वृद्धि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रहा है उस यूजीसी पर क्या किया है मेरे दोस्तों? आप देख रहे हो कि 2026 को स्थगित कर दिया है। अब यूजीसी वाला मामला तो आपने देखा होगा कि इस यूजीसी के संदर्भ में तो हमारे भारत में जगह जगह पर खूब विरोध हुआ था और कई सारी कास्टों ने इसका सपोर्ट भी किया था। देखो मैं आपके लिए बता देता हूं कि जब भी कोई नियम आता है तो उस नियम के लिए होता क्या है कि जिनके हित में होता है वो तो उसका सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी लिंग हो। जिनके वो विपरीत में होता है वो उसका विरोध करते हैं। अब आपने देखा होगा जैसा कि इस बार तो क्या किया, SC, ST और OBC तीनों को उसके अंदर शामिल कर लिया था। बिल्कुल गुरुजी। लेकिन आपने देखा होगा कि इसका जो अपना जनरल वर्ग था उस जनरल वर्ग ने इसका विरोध किया था। तो मैं उसी यूजीसी की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। उस यूजीसी को याद रखना, उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा। यूजीसी क्या थी कि जो आपके उच्च शिक्षण संस्थान है उनमें समानता को हमें बढ़ाना है। समानता का मतलब है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, चाहे कोई किसी भी लिंग का हो, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उसी की मैं बात कर रहा हूं
कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। अब ये स्थगित क्यों किया है, इसके लिए आप ऑप्शनों को देखिएगा। क्योंकि इन विनिमयों को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी नहीं मिली थी। अच्छा चलो ठीक है। विनिमयों के निर्माण में प्रक्रियात्मक खामियों के कारण, अच्छा, संवैधानिक वैधता को लेकर के संदेह, अस्पष्टता और दुरुपयोग की संभावना के कारण, क्योंकि विश्वविद्यालय इन विनिमयों को लागू करने में विफल रहे। अच्छा, अब आप देखो, ये आपके सामने में यूजीसी लेकर के आया हूं। थोड़ा इस यूजीसी पर क्या है कि मैं विस्तार से चर्चा करता हूं। मैं आपको यहां पर लेकर के आता हूं, 1 मिनट देखिएगा कि आखिरकार है क्या मामला है। एक तो मैंने ये ले लिया, मैं एक और फोटो लेता हूं आपको समझाने के लिए। ये देखो, एक मैंने आपके बीच में मेरे दोस्तों ये मैंने ले लिया है। अब ये आपको सारी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही होंगी। अब आप देखो, यूजीसी से बनने वाला कोई भी प्रश्न आप लोगों का क्या नहीं होगा, आप कहोगे कि सर अब हमारा कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या कहता है देखो, भेदभाव को खत्म करने का लक्ष्य। अच्छा चलो ठीक है। कैंपस में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता के आधार पर भेदभाव को रोकना। कि कैंपसों के अंदर जो इस प्रकार के भेदभाव किए जाते हैं उन भेदभावों को रोकने का काम किया जाएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। अब आगे देखो क्या कहा है कि हर संस्थान में ईओसी बनाना अनिवार्य है। अब आप कहोगे कि सर ईओसी जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है, बिल्कुल गुरुजी। इसके अलावा आप कहोगे कि सर इनकी शिकायतों की जो जांच और कार्यवाही के लिए एक विशेष क्या बनाई जाएगी, समिति बनाई जाएगी। और ये देखो, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांगों की भागीदारी अनिवार्य रहेगी। ओबीसी को भी सुरक्षा, यानी कि पहली बार, इस बार की मैं बात कर रहा हूं, एससी एसटी के साथ में ओबीसी को भी ये जो कानून है ये कानून दिया गया है। संस्थाओं में असंतुष्ट होने पर स्वतंत्र अपील का अधिकार रहेगा। यदि आप इन संस्थाओं के अंदर अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करते हो तो मेरे दोस्तों आपको ये अधिकार है। लेकिन अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि फिलहाल भेदभाव निवारण के लिए 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। 2026 पर क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। अब ये रोक क्यों लगाई गई है? क्योंकि गुरुजी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है कि रोक और बहाली कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के एक्टिविटी विनिमय 2026 के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। फिलहाल भेदभाव निवारण के लिए 2012 के ही पुराने जो नियम हैं वो पुराने नियम ही लागू रहेंगे। छात्रों की सुरक्षा, अदालत ने स्पष्ट किया है कि भेदभाव का सामना कर रहे छात्रों को किसी भी स्थिति में शिकायत निवारण से वंचित नहीं किया जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, इससे संबंधित ये सारी बातें हैं जिनको आप लोग देख सकते हो। तो अब आप मुझे बताइएगा कि इसके लिए क्या लॉक किया जाए, कि इस पर जो रोक लगाई है वो मेरे दोस्तों रोक किस लिए लगाई गई है। आप कहोगे कि सर इसमें रोक लगाई गई है क्योंकि इनमें विनिमयों को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी नहीं मिली। अरे नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की तो मंजूरी मिल गई थी, तभी तो जगह जगह पर लोग जो है ना वो क्या दे रहे थे, धरने दे रहे थे। आपने देखा होगा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, कुछ कह रहे थे यूजीसी को वापस लो, कुछ कह रहे थे कि यूजीसी को चलते रहने दो, लेकिन अभी इस पर रोक लगा दी है। इसके अलावा गुरुजी प्रक्रियाधीन खामियों के कारण हम ये भी नहीं कह सकते। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा कि संवैधानिक वैधता को लेकर के हमें संदेह है, हम इसको स्पष्ट नहीं कर पा रहे, अस्पष्टता है और इसकी दुरुपयोग की संभावना है। बिल्कुल गुरुजी, यदि हमने इसको बढ़ावा दिया, यदि हमने इसको खत्म नहीं किया, इस पर रोक नहीं लगाई, तो उच्च जो जाति के लोग हैं, जनरल वर्ग के जो लोग हैं, वो इस बात को बता रहे हैं कि गुरुजी एससी, एसटी, ओबीसी वाले जो हैं वो इनका गलत दुरुपयोग करेंगे। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक एक क्वेश्चन पर मैं आपसे बात कर रहा हूं जो कि बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे साथियों। ये देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में
किस सेवा को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी चुना गया है? भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना या असम रेजिमेंट? अब मैं आपसे कहूंगा कि अभी 26 जनवरी 2026 यानी कि हमारा जो गणतंत्र दिवस गया है, उस गणतंत्र दिवस पर हमारी कौन सी सेना को, याद रखना, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस सेवा को नहीं है, किस सेना को है कि हमारी कौन सी सेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी बिल्कुल गुरुजी चुना गया है? क्या हमारी थल सेना? थल सेना का मतलब हो जाएगा गुरुजी हमारी आर्मी। क्या हो जाएगी? आर्मी। भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना कहते हैं गुरुजी एयर फोर्स को। किसको कहते हैं? एयर फोर्स को। भारतीय नौसेना, नौसेना कहते हैं मेरे दोस्तों नेवी को। असम रेजिमेंट, अब रेजिमेंट तो अलग अलग प्रकार की हो जाती हैं, कोई जाट रेजिमेंट, कोई गोरखा रेजिमेंट, कोई यानी कि असम रेजिमेंट, अलग अलग प्रकार की हो जाती है। तो अब आप हमें बताइएगा कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस सेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी चुना गया है? अब ये देखो, मैंने आपके सामने एक बात रखी है। क्या बात रखी है? कि गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना का मतलब है मेरे राजा इंडियन नेवी, इस इंडियन नेवी के मार्चिंग दस्ते को तीनों सशस्त्र सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी चुना गया है। किसको? अब आपके लिए आंसर मिल गया है कि सर इंडियन नेवी को, भारतीय नौसेना को। और याद रखना, इस दल में 144 युवा नाविकों ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया था, जो नौसेना की आधुनिकता और अनुशासन का प्रतीक था, प्रदर्शन था। बिल्कुल गुरुजी सही बात है। याद रखना, ये नाविकों का ही काम करेंगे। इनका काम नेवी का आप जानते हो पानी से संबंधित होता है, एयरफोर्स का काम हवाई जहाज से संबंधित होता है, और थल सेना का जो काम है वो हमारे बॉर्डर पर भूमि से होने वाले आक्रमणों को रोकने का काम करती है। बिल्कुल गुरुजी। और हमारी भारतीय सेना तो बड़ी महान सेना है। वो कहते हैं ना कि एक बार जब किसी फौजी का सर कट गया था, उसका सर कटने के बाद में जब उसका अंतिम संस्कार उसके घर आया था ना, तो उस समय कहा गया था उसकी बहन के द्वारा, उस मीडिया वालों ने पूछा था कि बहन आपका भाई कैसा था? तो उस बहन ने कहा था कि बाबुल का प्यार भूला, माता का दुलार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। बाबुल का प्यार भूला, माता का दुलार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। मेरा भाई तो जन्म से भुलक्कड़ था, जाते समय माता का आशीष लेना भूल गया, आते समय रणभूमि में शीश भूल आया है। तो याद रखिएगा, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों अपने आप में गुरुजी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये देखो, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी जो दी गई है वो भारतीय नौसेना को दी गई है। और याद रखना, यदि हम बात करते हैं गुरुजी अपने अर्धसैनिक बलों के अंदर, तो आप कहोगे गुरुजी दिल्ली पुलिस को दी गई है। और याद रखना, झांकियों में यदि मैं बात करता हूं तो सर्वश्रेष्ठ झांकी जो मानी गई है वो आपके महाराष्ट्र की मानी गई है। कहां की? महाराष्ट्र की मानी गई है। और याद रखना, ये जो काम हुए थे, ये जो प्रदर्शन हुए थे, वो हुए हैं आपके 26 जनवरी 2026 के दिन। और इनके लिए जो पुरस्कार दिए गए हैं, इस डेट को भी याद रखिएगा कि पुरस्कार जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 30 जनवरी 2026 के दिन। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। तो मुझे आप जल्दी से बताइए कि हम लोग आर्मी दिवस कब मनाते हैं? चलो जल्दी से मुझे कमेंट करके एक बात ये बताओ मेरे दोस्तों कि आर्मी दिवस जो मनाया जाता है ना, वो आपका कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया, क्या बात है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। आर्मी दिवस के बारे में बताइएगा मुझे कि आर्मी दिवस जो मनाया जाता है ना, वो कब मनाया जाता है? सेठी सैनी जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। जल्दी से मुझे बता दो कि आर्मी दिवस आप कहोगे कि सर 15 जनवरी कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? आप कहोगे कि सर आर्मी जो दिवस है ना वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और याद रखना, नेवी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहोगे कि सर इसको 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है मेरे लाला। और एयरफोर्स को 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, आर्मी दिवस 15 जनवरी हो जाएगा,
एयरफोर्स 8 अक्टूबर, नेवी वाला 4 दिसंबर। और 2026 के लिए जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो दिया गया है वो हमारी इंडियन नेवी के लिए दिया गया है। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। ये लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2026 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो है उनकी सहायता बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? सीआरपीएफ, बीएसएफ, याद रखना ये आपकी सीआरपीएफ है, ये आपकी बीएसएफ है, और मेरे दोस्त याद रखिएगा ये आपकी आईटीबीपी है। याद रखना ये आपकी दिल्ली पुलिस है, जिसे दिल्ली पुलिस कह रहे हैं। तो याद रखना वहां पर तो मैंने अपने पूर्ण सैनिकों में से पूछा था। बिल्कुल गुरुजी, आप कहोगे कि सर पूर्ण सैनिकों में से? बिल्कुल बिल्कुल मीना जी नमस्कार, राधे राधे। तपेंद्र कुमार मीना बिल्कुल नमस्कार, राधे राधे, जय जोहार। तो मुझे आप लोग आंसर भी देते रहिएगा कमेंट में। और आज मुझे विद्यार्थियों की संख्या काफी कम नजर आ रही है। जो हमने उम्मीद लगाई थी वो टारगेट अभी आपका पूरा हुआ नहीं है मेरे दोस्त। एक बार इस क्लास को जल्दी से जितने भी आपके पढ़ने वाले मित्र हैं ना, तपेंद्र हो चाहे हमारा सैनी जी हो, सेठी सैनी, एक बार जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दो यार अपने 2 4 5 10 मित्रों के पास में, ताकि और बच्चे भी आकर के जुड़ जाएं। ठीक है ना? बाकी का आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है। देखो इस प्रश्न में मैंने आपसे चर्चा की थी कि हमारी जो सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सेनाओं में तो ये पुरस्कार किसे दिया गया है? भारतीय नौसेना को दिया गया है, नेवी को दिया गया है। यहां पर हमें आप बताइएगा कि 2026 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो है, अब याद रखना सशस्त्र पुलिस बलों की बात कर रहा हूं, तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो है एवं सहायक बलों में ये जो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार दिया गया है, ये किसको दिया गया है? अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 का पुरस्कार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है डीपी, यानी कि आपकी दिल्ली पुलिस को। किसे दिया गया है मेरे मुन्ना? दिल्ली पुलिस को। ये देखो गणतंत्र दिवस 2026 में जो परेड हुई है उसमें दिल्ली पुलिस को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, याद रखना, और अन्य सहायक बलों के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है ना वो जीता है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी नतीजों के अनुसार दिल्ली पुलिस ने जजों की पसंद श्रेणी में यह सम्मान अपनी बेहतरीन अनुशासन और सटीकता के लिए हासिल किया है। 2026 में दिल्ली को मिला है सम्मान सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का, याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसकी कमान एसीपी कौन? अनंत धनराज सिंह ने संभाली थी। और वीरता और सेवा पदक भी मेरे दोस्तों गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर दिल्ली पुलिस के कुल 33 पुलिस वालों को वीरता और सेवा के लिए पदक जो है वो दिए गए हैं। वीरता मेडल दिए गए हैं 14, राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक दिए गए हैं 21, सराहनीय सेवा पदक दिए गए हैं 17। इनको भी याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। बिल्कुल नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो याद रखना सटीक आंसर रहेगा दिल्ली। तो याद रखना यदि आपसे वो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में बात करता है तब तो आपको आंसर देना है मेरे दोस्तों दिल्ली पुलिस। और याद रखना यदि आपसे संबंधित वो सेनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो आपको आंसर देना है भारतीय नौसेना, यानी कि इंडियन नेवी। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, जल्दी से मुझे आप लोग आंसर देकर के बताना कि इसका आंसर। अब आप कहोगे आंसर तो सर आपने स्क्रीन पर पहले ही लगा दी हमारे लिए। मेरे दोस्त ये समझने के लिए है, क्योंकि जब हम किसी चित्र को आंखों से देखते हैं ना तो वो हमें ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो अब आप देखिएगा कि गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक, याद रखना किसका प्रतीक? आत्मनिर्भरता का प्रतीक। शीर्षक वाली झांकी किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या यूपी, उत्तर प्रदेश? अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, आप लोग देख पा रहे होंगे कि गणतंत्र दिवस 2026 की परेड जो हुई है उसके परिणाम घोषित हो गए हैं और राज्यों की झांकियों में इस बार महाराष्ट्र ने अपना पहला स्थान प्राप्त किया है।
किसने मेरे दोस्त? आप देखिएगा महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की झांकी का विषय है गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपको राज्य का नाम तो याद होना ही चाहिए और राज्य के नाम के साथ साथ आप लोगों को क्या है, बिल्कुल गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। तपेंद्र का आंसर आया है कि सर बी को लॉक कर दो, महाराष्ट्र को। बिल्कुल मेरे दोस्त महाराष्ट्र ही इसका आंसर होगा। आप लोग देखिएगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि गुरुजी ये इसका विषय क्या रहा है, इसका सब्जेक्ट क्या रहा है। तो विषय है गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। इसने अपनी भव्यता और संदेश से सबका ध्यान खींचा है। जम्मू कश्मीर की झांकी दूसरे नंबर पर और केरल की तीसरे नंबर पर रही है। याद रखिएगा इस चीज को भी कि जम्मू कश्मीर की जो झांकी है वो आपकी रही है दूसरे नंबर पर और केरल जो आपका है उसकी झांकी रही है मेरे दोस्त तीसरे नंबर पर। और याद रखना महाराष्ट्र जो है उसकी झांकी रही है आपके पहले नंबर पर। ये देखिएगा सारी बातें आप लोगों के बीच में है। इसकी थीम क्या रही थी कि यह झांकी गणेश उत्सव के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण अनुकूल आयोजनों और आत्मनिर्भरता के प्रदर्शन को बढ़ावा देती है। बिल्कुल गुरुजी, कर्तव्य पथ दिल्ली के अंदर ये झांकी जो थी वो दिखाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिस विद्यार्थी का आंसर ऑप्शन नंबर बी रहा है, बिल्कुल तपेंद्र आपका आंसर एकदम सही है, सटीक है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, देखिएगा मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल करंट का मामला है। मैं आपसे बात कर रहा हूं 28 जनवरी 2026 की मेरे दोस्त, और आप लोग देख पा रहे होंगे कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जिनका नाम था अजीत पवार, उस अजीत पवार का 28 जनवरी 2026 को एक दुखद विमान दुर्घटना में निधन हो गया। आपने ये खबर सुनी भी होगी, कई सारी स्टोरी स्टेटस आपने देखे भी होंगे कि जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था अजीत पवार, नाम भी आपको याद रखना है। उस अजीत पवार का 28 जनवरी 2026 को एक दुखद विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। और याद रखना उसका नाम था लियरजेट 45। क्या नाम था मेरे दोस्त? लियरजेट 45। ये किस हवाई अड्डे पर दुर्घटना हुई थी? अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, अब देखो आपसे नाम पूछा जा सकता है कि बताइए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जिनका अभी तत्काल में 28 जनवरी 2026 को एक विमान दुर्घटना में उनकी जान चली गई है, उनका क्या नाम है? तो आप कहोगे अजीत पवार। ये घटना कब घटी? 28 जनवरी 2026 को घटी है। और याद रखिएगा कि उसका नाम क्या था? लियरजेट 45। यानी कि गुरुजी बिल्कुल। तो ये किस हवाई अड्डे की बात थी? क्या ये पुणे एयरपोर्ट था, क्या ये मुंबई एयरपोर्ट था, या बारामती हवाई अड्डा, या नागपुर हवाई अड्डा? मुझे बताइएगा जल्दी से कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया तपेंद्र, ऑप्शन नंबर सी बारामती। बिल्कुल। ये देखो थोड़ा सा मैं आपके सामने कुछ इंपोर्टेंट तथ्य लेकर के आया हूं, थोड़ा सा इनको भी समझ लीजिएगा, क्योंकि याद रखना मेरा हमेशा कभी भी ये मानना नहीं होता है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें बता करके चला जाऊं। आपको पूरी जानकारी जो है वो आप तक पहुंचनी चाहिए। मैंने क्या लिखा है कि बारामती में कैसे हुआ था विमान हादसा? सुबह 10 बजे सबसे पहले तो उसने अपनी उड़ान भरी थी। अगली बात क्या हुई गुरुजी? आप लोग देख पा रहे होंगे कि विमान के जो है वो हवा में चक्कर लगा रहा था। पायलटों ने बारामती एटीसी को बताया कि हमें रनवे जो है ना वो रनवे दिखाई नहीं दे रहा है। ये बारामती की बातें हो रही हैं। बिल्कुल गुरुजी। आप देख रहे हो कि लैंडिंग की पहली कोशिश की गई, लेकिन वो क्या रही? नाकाम रही। उतारने की जो पहली कोशिश थी वो नाकाम रही। थोड़ी देर बाद लैंडिंग की दूसरी कोशिश की गई, लेकिन सुबह ये बात है 8:10 पर उसने उड़ान भरी थी और 8:46 पर आप लोग देख रहे होंगे गुरुजी कि रनवे पर 100 मीटर पहले क्या हो गया? विमान क्रैश हो गया। और इस क्रैश के अंदर आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया और विमान में 5 सवार थे, सभी लोग क्या हो गए? आप देख रहे होंगे कि सर मारे गए। तो याद रखना ये बात जो थी मेरे दोस्त, ये थी आपके बारामती की। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है
आप लोग देख रहे होंगे कि भारत और यूरोपीय संघ ईयू की बात कर रहा हूं, मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। इसको किस रूप में वर्णित किया गया है? दशक का सौदा कहें, या व्यापार में मोड़ कहें, या वैश्विक व्यापार को बढ़ावा कहें, या इसको सभी सौदों की जननी कहें। अभी आपने एक नाम सुना होगा गुरुजी, टैरिफ। आप लोग नाम सुन पा रहे होंगे टैरिफ का। आपने देखा होगा कि हमारे देश में एक नया कानून लाया गया है, एक समझौता किया है हमने यूरोप से। उसके तहत आपने सुना होगा कि नशीली पदार्थ जो है, वो नशीली चीजें जो है, वो नशीली चीजें महंगी हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इनके भाव जो है वो इनके भाव बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि दवाइयां जो है हमारे देश में वो सस्तियां हो जाएंगी। आपने सुना होगा कि मोटरसाइकिल निकालनी थी गुरुजी, पहले मोटरसाइकिल महंगी थी, लेकिन अब मोटरसाइकिल कैसी हो गई है? सस्ती हो गई है। मैं उसी समझौते की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों। ये देखो, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता हूं कि ये 18 साल का सफर रहा है। याद रखना, करंट का एक एक क्वेश्चन, एक एक तथ्य आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। क्या है कि सबसे पहले तो याद रखना, इंडिया और यूरोप, भारत और यूरोप के बीच में जो ये बात शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी जून 2017 में। कब शुरू हुई थी? सॉरी, जून 2007 में शुरू हुई थी। देखो अब आप, बिल्कुल गुरुजी, जून 2007 से लेकर के 2013 तक कृषि ऑटो पेटेंट पर अड़चन रही। अक्टूबर 2013 में सहमति नहीं बनी। बातचीत क्या हो गई हमारी? बातचीतें हमारी ठप हो गई। 2014 से 20 तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मई 2021 में बातचीत फिर से शुरू हुई और 2023-24 में सप्लाई चेन और निवेश पर जोर दिया गया। 2025 में एफटीए फाइनल हुआ और 26, यानी कि मैं बात कर रहा हूं आपसे जनवरी 2026 में, इसमें हमारा समझौता जो है 18 साल बाद वो कैसा हुआ है? पूरा हुआ है। तो याद रखिएगा, ये जो हमारा सफल है ना, ये हमारा सफर कैसा रहा है? आप देख रहे हो 18 साल का रहा है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ये देखो, भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड डील। हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं क्योंकि इसके अंदर महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखो आप लोग, इसकी दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक समझौते को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मिला है। लाभ क्या है आप वो देखो, टैरिफ में कमी आई है, 99% भारतीय वस्तुओं पर, और ईयू में ड्यूटी जो है इसकी वो फ्री एक्सेस कर दी गई है। टेक्सटाइल और जेंट्स ज्वेलरी सेक्टर को इससे बड़ा बाजार मिलने वाला है। ऑटो सेक्टर, लग्जरी जो कारें हैं वो सस्ती हो जाएंगी, और हमारी जो टेक्नोलॉजी में सहयोग है उसमें हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। याद रखना, आईटी और सर्विस सेक्टर का यूरोप में हमें अवसर प्रदान हो जाएगा। एमएसएमई और स्टार्टअप्स को निर्यात बढ़ाने का हमें मौका मिल जाएगा। रोजगार सृजन, जो मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात आधारित उद्योग हैं, उनमें हमें थोड़ा सा गुरुजी नए सृजन के मौके मिलेंगे। और सप्लाई चेन विविधीकरण, चीन पर आत्मनिर्भरता हमारी कम हो जाएगी। हम जो चीन पर विश्वास करते थे ना, वो हमारा कम हो जाएगा। आप लोग देखिएगा, सस्ती होंगी लग्जरी कारें, बिल्कुल गुरुजी। यूरोपीय वाइन और विक्सी में भी हमारी ड्यूटी जो है वो हट गई है। यूरोप से आने वाली हाईटेक मशीनरी और मोबाइलों के पार्ट जो है वो सस्ते हो गए हैं। आपने देखा होगा, डील के तहत टेक्सटाइल, फुटवियर, हीरे जवाहरात, दवाई जो है, ये सारी चीजें सस्ती हैं। यूरोप की फेमस चीजें अब हमें हमारे भारत में देखने को मिलेंगी। यूरोप महाद्वीप की स्टार्टअप और सर्विस सेक्टर को मजबूती मिलेगी। भारत ने डेयरी और कृषि क्षेत्र को इस समझौते से बाहर रखा है ताकि यूरोप के सस्ते डेयरी प्रोडक्ट्स मार्केट जो है वो हमारे मार्केट को खराब नहीं करे। तो सभी सौदों की जननी कहेंगे भाई इसको। क्या कहेंगे? बिल्कुल गुरुजी, सभी सौदों की जननी। ना मेरे मुन्ना तपेंद्र, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं होगा, मात मत खाओ यार। सभी सौदों की क्या कहेंगे? जननी। हाँ, आपकी ये बात सही है, दशक का सौदा हुआ है, व्यापार में हमें मोड़ देखने को मिला है, वैश्विक व्यापार में हमें बढ़ावा देखने को मिला है, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे? सभी सौदों की जननी कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने के लायक। बिल्कुल गुरुजी, ध्यान से देख लीजिएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखो, ये लो मेरे दोस्तों,
जो 1 फरवरी 2026 को आपका बजट पेश हुआ है। कब? 1 फरवरी 2026। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे भारत का क्या पेश किया गया है, बजट पेश किया गया है। इस बजट की ही मैं बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन तो आपका इंपोर्टेंट ये रहा, देखो फरवरी 2026 तक के क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके लिए। फिर मैं कह रहा हूं, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, डेली जुड़िएगा क्लास के अंदर। ये क्लास रोजाना हमारी मॉर्निंग में 7 बजे होगी। पर डे जुड़ना है, डेली जुड़ना है। 100% आप कुछ ना कुछ सीख करके जाओगे। ये देखो क्या कह रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगे। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं 1 फरवरी की, 1 फरवरी 2026 की मैं आपसे बातें कर रहा हूं, याद रखिएगा। आप लोग देखिएगा कि लगातार 9वीं बार, कितनी बार? लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली पहली भारतीय वित्त मंत्री बन गई हैं निर्मला सीतारमण जी। ये देखो गुरुजी, कितनी बार? आप कहोगे कि सर 9वीं बार। अब आप देखो, एक महिला ने 8 बार तो बजट पेश कर दिए हैं और इस बार ये 9वीं बार बजट पेश कर रही है। कितनी बार? आप कहोगे कि सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी तपेंद्र। ये देखिएगा कि इस बार ये 9वीं बार बजट पेश कर रही है, तो इस बात को इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा कि भारत की ऐसी पहली महिला जो 9 बार बजट पेश कर चुकी है। तो याद रखना, ऐसी पहली महिला हो जाएंगी अपनी निर्मला सीतारमण। कौन हो जाएंगी? निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। तो आगे मैंने क्या कहा है कि आम बजट रविवार 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी और एक ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 9 बार बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण अकेली वित्त मंत्री हैं। भारत में पहला बजट अंग्रेजों के टाइम पेश किया गया था, इसे 7 अप्रैल 1860 को। बिल्कुल याद रखना कि मेरे दोस्त, भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया था? तो आप कहोगे 7 अप्रैल 1860 को। कब मेरे दोस्त? 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था और इसे पेश करने वाले थे जेम्स विल्सन। कौन थे मेरे दोस्तों? अब अंग्रेज ही तो थे उस समय, तो याद रखिएगा कि जेम्स विल्सन जो थे, उस जेम्स विल्सन ने इसे पहली बार पेश किया था। आजाद भारत का पहला बजट पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। याद रखिएगा कि आजाद भारत का पहला बजट, बिल्कुल गुरुजी, आजाद भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947। आप कहोगे कि सर बिल्कुल, क्योंकि गुरुजी हमें 15 अगस्त 1947 के दिन तो आजादी मिली थी ना। तो याद रखना, भारत का पहला बजट पेश किया गया था 7 अप्रैल 1860 को। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने किया था। 1860 में अंग्रेजों का ही तो शासन था मेरे दोस्त। और याद रखिएगा कि आजाद भारत का पहला सनमुखम चेट्टी किसने पेश किया है? आप कहोगे कि सर सनमुखम चेट्टी ने पेश किया है। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। और याद रखना, भारत की पहली महिला जिन्होंने एक ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगातार 9 बार बजट पेश किए हैं, ऐसी पहली महिला कौन हो जाएंगी? निर्मला सीतारमण जी हो जाएंगी। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे दोस्त। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है। यूजीसी के 2012 के दिशा निर्देशों की तुलना में, याद रखना, यूजीसी के जो 2012 के नियम थे उनकी तुलना में 2026 के समानता विनिमयों में कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया है? अच्छा गुरुजी, यानी कि यूजीसी के जो एक तो 2012 के नियम थे और एक जो यूजीसी के 2026 के जो नियम हमारे बीच में आए हैं, इनमें हमें क्या एक तरीके से परिवर्तन देखने को मिलता है यहां से यहां तक, वो परिवर्तन हमें देखना है। अच्छा चलो ठीक है, क्या परिवर्तन है? देखो, ये केवल परामर्शात्मक ही है। बिल्कुल गुरुजी, परामर्श सलाह देने के लिए। अब एससी एसटी के साथ ओबीसी छात्रों को भी शामिल कर लिया गया है। आपने देखा होगा, बिल्कुल इस बार एससी एसटी के साथ में। क्लियर है ना? बिल्कुल। सर आप थ्योरी की क्लास कब लोगे? मेरे दोस्त, थ्योरी की जो क्लास होगी हमारी
वो एक तो होगी मॉर्निंग में 8 बजे से, याद रखना इस क्लास के जस्ट बाद सुबह 8 बजे से हमारी राजस्थान जीके की थ्योरी की क्लास होगी, याद रखिएगा। क्लियर है ना? और ये क्लास आपको लगातार देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको मैथ्स की भी क्लास देखने को मिलेगी, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको साइंस की भी क्लास देखने को मिलेगी। सुबह 8 बजे से हमारी थ्योरी की क्लास, जिसमें 8 बजे पहली मेरी ही क्लास रहेगी, और एक जो आपको देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी शाम को 7 बजे से। क्लियर है ना? बिल्कुल। तो शाम को 7 बजे से फिर लगातार कक्षाएं होंगी आपकी। यहाँ पर आपका एलडीसी का मैटर चलेगा। यदि आपने फॉर्म भरा है, या आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लोग लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो लगातार जुड़े रहिएगा। बिल्कुल गुरुजी, मैं तो ये कहूंगा कि सुबह 7 बजे से ही जुड़ जाओ, और लगभग 10-11 बजे तक, जब तक आपकी क्लासेस चले, रेगुलर सारी क्लासों को लो। और यदि आप एक इंडियन लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो शाम को 7 बजे फिर आ जाओ मेरे दोस्त अपने यूट्यूब पर, और ये देखो, ये पूरी क्लासें आपकी थ्योरी वाली ही रहेंगी। तो अब हमारी 8 बजे से थ्योरी की क्लास स्टार्ट होगी, शाम को हमारी 7 बजे से थ्योरी की क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है ना? बिल्कुल गुरुजी, ठीक है। तो ये देखो मेरे दोस्तों, अब मैं आपके लिए ये बता रहा था कि यूजीसी में 2012 की तुलना में 2026 में हमें क्या परिवर्तन जो है वो परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। SC ST OBC वालों को इस बार शामिल किया गया है। संस्थाओं पर इन्हें अपनाना वैकल्पिक नहीं है, अनिवार्य कर दिया था कि चाहे आपका किसी भी बड़े लेवल का या छोटे लेवल का शिक्षण संस्थान हो, वहां पर इन नियमों की हमें पालना करनी ही पड़ेगी। ये केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर नहीं, ये सभी विश्वविद्यालयों पर लागू थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जैसा कि आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि हर शिक्षण संस्थान इनको मानेगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रमुख सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। शिकायतों के लिए जांच की जाएगी और कार्यवाही के लिए विशेष समिति बनाई जाएगी। SC ST OBC महिलाएं दिव्यांगों की इसमें भागीदारी रहेगी। ये देखो, ये लिख रहा कि ओबीसी को भी सुरक्षा, पहली बार SC ST के साथ OBC को भी स्पष्ट कानूनी संरक्षण मिला है। क्लियर है ना? बिल्कुल। संस्था से असंतुष्ट होने पर स्वतंत्र अपील आप कर सकते हो अधिकारियों के सामने। नियम तोड़ने पर मान्यता और योजनाएं जो है आपकी वो रोकी जा सकती है। राष्ट्रीय निगरानी इस पर रखी जाएगी। वार्षिक यूजीसी को देना जरूर होगा, जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट होगी। तो ये सारी बातें थी, लेकिन इस चीज को याद रखिएगा, पहले तो ये केवल SC और ST के लिए था, इस बार तो इसमें किसको भी शामिल कर दिया, आप कहोगे OBC को भी शामिल कर दिया गया था। क्लियर है ना मेरे दोस्त? बिल्कुल गुरुजी, क्लियर है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये लो। अगला क्वेश्चन कहता है कि 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर अशोक चक्र जो प्रदान किया गया है वो किसे प्रदान किया गया है। फिर मैं आपके लिए बता देता हूं कि एक और मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ चुका है। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं कि बताइएगा 77वां जो गणतंत्र दिवस हमने बनाया है 26 जनवरी 2026 पर, जो अशोक चक्र दिया गया है, इनमें से वो किसे दिया गया है? क्या कैप्टन विक्रम खन्ना को दिया गया है मेरे दोस्त? क्या ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दिया गया है? या स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को दिया गया है? या मेजर संदीप उन्नी कृष्णन को दिया गया है? तो याद रखिएगा, ये दिया गया है आपका शुभांशु शुक्ला को। किसको? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को ये दिया गया है। ये देखो, 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, याद रखना मेरे मुन्ना, भारत की पहली आदिवासी महिला प्रधानमंत्री बनी है। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी। इसमें भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। अब आप लोग याद रखना, यदि आपसे पूछता है कि मुझे बताइएगा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न। क्या होता है मेरे दोस्त? आप कहोगे कि सर भारत का सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा भारत रत्न। जबकि याद रखिएगा, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, क्या कह रहा हूं, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन, याद रखना, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। क्लियर है ना?
बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। वो आपका कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे कि सर अशोक चक्र हो जाएगा। तो मेरे दोस्त में इसी अशोक चक्र की तो बात कर रहा हूं। ये अशोक चक्र इन्हें दिया गया है। यह इन्हें सम्मान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, आपने देखा होगा कि अभी ये अंतरिक्ष से लौट करके आए थे, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के सफल मिशन और असाधारण साहस के लिए दिया गया है। और यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। याद रखना, याद रखना, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। ये देखो कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने, ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, ये अपने कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी का है। क्लियर है ना? गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को देश के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनके अंतरिक्ष मिशन और वायुसेना में दिखाए गए शानदार साहस के लिए दिया गया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि मोस्ट डाल देना और वेरी वेरी मोस्ट भी डाल दे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को यह पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है मेरे दोस्तों? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अरे लो, क्रिकेट के प्रेमी हो क्या? क्रिकेट तो आप लोग देखते ही होंगे ना। कल भारत पाकिस्तान का मैच रहा है T20 विश्व कप 2026 में। बांग्लादेश जो है ना, उस बांग्लादेश ने इस क्रिकेट को खेलने से मना कर दिया है। तो अब आप देखिएगा कि दोस्तों क्रिकेट या गेमों से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, याद रखिएगा। अब आप हमें बताइए तो फिर कि बांग्लादेश के स्थान पर किस टीम को शामिल किया गया है? क्या आयरलैंड है, नेपाल है, स्कॉटलैंड है या नीदरलैंड है? बांग्लादेश ने मना कर दिया है कि हम इस बार T20 विश्व कप नहीं खेलेंगे। अरे नहीं खेलेगा तो मत खेलो, इससे हमारी याद रखना हम पर क्या फर्क पड़ने वाला है मेरे दोस्त। यदि मैदान को छोड़ के कोई जाता है ना, तो वो जाने वाले पर फर्क पड़ेगा, मैदान पर या खिलाने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आप हमें बताइएगा कि इसके लिए जो है वो आपकी कौन सी जो टीम है ना, वो कौन सी टीम यहाँ पर जीतेगी। तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो है ना, इसकी जगह पर जो देश खेलेगा वो खेलेगा आपका स्कॉटलैंड। कौन खेलेगा मेरे दोस्तों? स्कॉटलैंड खेलेगा। क्लियर है ना? नहीं, आयरलैंड नहीं, नेपाल नहीं, नीदरलैंड नहीं, कौन खेलेगा? स्कॉटलैंड खेलेगा। क्लियर है? बिल्कुल। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज के लिए मेरी क्लास यही तक है। जुड़ना ना भूलिएगा। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं, याद रखना, आप लोगों की रोजाना जो करंट अफेयर्स की जो क्लास है, ये बड़ी महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों के लिए शामिल होगी। एक तरीके से यदि मैं बात करूं तो ये जो क्लास है ना, ये क्लास आपके लिए एक रामबाण का काम करेगी। याद रखना, 100% विश्वास के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि वो कंटेंट लेकर के आ रहा हूं, वो क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं जो 2026 की हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ये क्लास हमारी, याद रखना, सुबह कितने बजे से होती है? 7 बजे से होती है। तो कोई भी विद्यार्थी अनुपस्थित नहीं रहेगा, पहली बात तो। इसके अलावा हमारे 2 बैच हैं। एक बैच तो है LDC का और एक जो हमारा बैच है वो बैच है आपकी रेलवे का। याद रखना, चाहे ग्रुप डी की तैयारी करो, चाहे NTPC का एग्जाम देना, चाहे आप टेक्निकल का एग्जाम देना, चाहे आप और कोई एग्जाम देना, ये क्लास आपको एक बहुत अच्छी साबित होंगी। पूर्ण रूप से थ्योरी पर क्लास आधारित है। याद रखना, थ्योरी पढ़ाई जाएगी। अब ये LDC ही नहीं, आप चाहे CET देना, चाहे आप लोग लैब असिस्टेंट का पेपर देना, चाहे आप राजस्थान पुलिस का पेपर देना, चाहे आप कोई अध्यापक भर्ती का पेपर देना, ये जो आपका बैच है, ये बैच आपका रहेगा मॉर्निंग में 8 बजे से। और याद रखना, ये जो बैच है ना, ये बैच आपका रहेगा शाम के 7 बजे से। बिल्कुल पूरी थ्योरी के साथ में मैटर पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर कितने बजे? जस्ट 5 मिनट या 3 मिनट बाद, यानी कि 8 बजे। जुड़े रहिएगा सभी साथी। बिल्कुल आपको अपकमिंग दिखाई दे रही होगी, पहुंच जाइएगा उस अपकमिंग पर। मिलते हैं थ्योरी के साथ में। जय हिंद, जय भारत। और वैसे भी आप देख रहे होंगे कि थ्योरी बहुत कम अध्यापक हैं
जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, वरना सब क्वेश्चनों को हल करवाते हैं। हम आपके लिए थ्योरी पढ़ाएंगे मेरे दोस्तों, तो जुड़े रहिएगा। ऐसी फीलिंग आएगी जैसे ऑफलाइन पढ़ रहे हो। तो आ जाइए हमारी अपकमिंग पर। जस्ट 3 मिनट बाद 8 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है। किसकी? राजस्थान जीके थ्योरी की। जय हिंद, जय भारत।